आजकल आप खटमल नहीं देखेंगे। क्यों? और खून चूस के खुद मर गया, क्योंकि खटमल आ, इस तरह से डिजाइन हुआ था कि वो आदमी को ही चूसेगा, और उसे पता नहीं था कि आदमी जो खाएगा उसमें इतना जहर होगा कि हम जो आदमी का खून पिएंगे, और खटमल मर गए। मुझे अच्छी तरह आज है, सुल्तानपुर फैजाबाद में मैं रेलवे स्टेशन में बैठता था तो इतना तेजी से काटते थे कि मैं समझता था हुआ क्या। तो देखने में लगता था कि इतने छोटे छोटे खटमल भरे पड़े हैं। लोग अपनी चारपाइयों को नदी में या छोटे छोटे तालाबों में डाल देते थे कि उसमें मछलियां खा जाएं खटमलों को, लेकिन आज खटमल नहीं दिखते, बिकॉज यही इंसेक्टिसाइड हमारे शरीर में इतना ज्यादा हो गया है कि खटमल खत्म। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस हेल्थ सेशन में। और जैसा आप सब जानते हैं कि आज के दिन हम लोग हेल्थ पे बात करते हैं, और हेल्थ में भी वेलनेस पे बात करते हैं। वेलनेस का मतलब ये है कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे आप डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। इसके बारे में आज बात होगी। और जो बात करने आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात क्या है कि वो खुद भी एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर होते हुए वो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप डॉक्टरों से बच सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, और जो सेशन लेने वाले हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। और डॉक्टर तो हैं ही वो बहुत बढ़िया, लेकिन एज ए पर्सन भी वो बहुत बढ़िया हैं, और उनको वेलनेस के बारे में बहुत जानकारी है। और मैंने खुद उनसे बहुत बार टिप्स लिए हैं कि कैसे हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप बहुत जगहों से बहुत चीज़ें सुनेंगे, लेकिन उनसे जो सुनेंगे वो अल्टीमेट होगा। वो वैसा आपने नॉलेज कभी भी नहीं लिया होगा। और आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो सेल्स की हेल्थ पे बात होने वाली है। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। तो अगर आप सेल्स को हेल्दी रखना सीख लेंगे तो पूरी बॉडी को हेल्दी रखना सीख लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग लास्ट तक अटेंड करिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और सेशन के बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसको नोट करके रख लीजिए, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को। थैंक यू सर। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। तो आज हम लोग बात करेंगे सेलुलर हेल्थ पर। और सेलुलर हेल्थ पर बात करने के साथ साथ हम लोग बात करेंगे सेल क्या चीज होती है। तो सेल वो है जिससे हम सभी बने हैं। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से हम आप बनते हैं। तो बॉडी की हेल्थ के लिए हम कंसर्न होते हैं हम सभी। लेकिन बॉडी जिससे बनी है अगर वो हेल्दी रहे तो बाकी शरीर हेल्दी रहने में मतलब कोई डाउट ही नहीं होगा। तो सेल किससे बनी है? अगर शगुन जी तक आवाज जा रही है तो सेल का फैमिली में मैंने डाला है, मैं आप शेयर कर सकती हैं। तो सेल के बाहर जो कवरिंग है, जैसे हमारे घर के बाहर दीवार है या बॉडी के बाहर स्किन है, वैसी सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे ह्यूमन बींग्स में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे काम करती है। पूरी सेल के जो अंदर, सेल के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनील्स, सारी रचनाएं, बहुत सारे डिफरेंट काम करने वाले ऑर्गेनील्स होते हैं। तो उन सबको प्रोटेक्ट करना, जो काम की चीज है उसको अंदर जाने देना, और जो काम की चीज नहीं है उसको बाहर जाने देना, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का काम है। और ऐसे समझिए नियर अबाउट 75 से 100, नियर अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे आपके अंदर होती है। और हर सेकेंड नियर अबाउट 10 मिलियन सेल्स बनती है पर सेकेंड। क्या हुआ? पर सेकेंड इतनी सेल्स बन रही हैं, तो जो सेल को चाहिए वो अगर हम देंगे तो बढ़िया से बनेगी, और अगर नहीं देंगे तो जैसी तैसी बन जाएंगी। और फिर बाद में हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत लंबी लाइन है, और उन बीमारियों की लाइन है जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी मैं कुछ दिनों पहले किताब पढ़ा था जिसमें डॉक्टर अतुल गवांडे हैं, उनकी डेथ पर एक किताब थी। अमेरिका में है वो, डॉक्टर सर्जन हैं। तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर्स को बीमारी के इलाज के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता कि कब बता देना है कि अब इलाज ना कराएं। हजारों लाखों पेशेंट लटके हुए हैं, न मुर्दा है न जिंदा है। इधर से भी नली लगी है, उधर से भी वेंटिलेटर लगा है, इधर से भी न जाने कितने सिस्टम के थ्रू चीजें आ जा रही हैं, लेकिन वो जिंदा भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी तकलीफों से लोग गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलाज चल रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि
दर्दनाक तकलीफ में है। तो हम बात कर रहे हैं कि सेल को कैसे हेल्दी रखें। तो सेल को हेल्दी रखने के लिए सेल के बारे में जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन बाहर की कवरिंग है, और सेल को कंट्रोल करने वाला, सेल को जिसे कहते हैं ना ब्रेन ऑफ द सेल, एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, बीचों बीच में होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है, जिसमें हमारे आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिजर्व होता है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए। और सेल की जो फैक्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन बनता है, राइबोसोम, राइबोसोम भी न्यूक्लियोलस में बनता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होती है, वहां बनता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी सेल को चलाने वाली जो एनर्जी है वो आती है एटीपी से, और एटीपी बनता है माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया के बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत जहां, जैसे आपकी कार है या स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी है, तो कभी आप ध्यान से देखें तो उसमें जो धुआं निकलता है वो काफी गर्म होता है। और कभी कभी रात में अगर आप किसी गाड़ी के आगे पीछे हैं तो आप देखेंगे चिंगारियां भी निकलती है। वो चिंगारियां आजकल जैसे डीजल इंजन से निकलने वाली चिंगारियां, या गाड़ियों से निकलने वाली चिंगारियां, या बीड़ी सिगरेट से निकलने वाली चिंगारियां, उनकी वजह से आग लग जाती है। या भट्ठों से निकलने वाली चिमनी से जो चिंगारी निकलती है, तो वो सब हमारे माइटोकांड्रिया से निकलता है। तो उसको हम आगे बात करेंगे कैसे से निपटते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें बनना और ट्रांसफर करना। अभी हमने बोला प्रोटीन, तो प्रोटीन बनती है राइबोसोम में, लेकिन बन करके आगे बढ़ने का काम, सेल के अंदर और सेल के बाहर पहुंचाने का काम, ये जो आप देख रहे हैं ना, उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लहरों जैसी जो रचनाएं हैं ब्राउन कलर की। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद आप देख रहे हैं ये स्मूथ बाएं हाथ पे नीचे, यहाँ हमारे कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर ही बनता है, यानी लिपिड हमारे अंदर ही बनता है। तो ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर इंडोप्ला पैकेजिंग भी होती है और लिपिड और वसा भी बनती है। इसके अलावा जो कुछ भी हम खाते हैं ना, सेल के अंदर तक पहुंचा डाइजेस्ट होके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड होता है, जो सेल के अंदर बनता भी है और सेल में पहुंच भी जाता है। तो कहते हैं ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, इसे बोलते हैं लाइसोसोम। आपको दिख रहा होगा, है ना, लाइसोसोम जो सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। इसके अलावा कुछ और रह गया, तो पराक्सीसोम भी कुछ हार्मफुल चीजों को, जैसे हम आगे और बात करेंगे, रासायनिक क्रिया, एनर्जी के प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारे सेल के अंदर H2O2 बनता है, हाइड्रोजन पराक्साइड। और हाइड्रोजन पराक्साइड एक हार्मफुल चीज है। हाइड्रोजन पराक्साइड आप देखे हो घाव वगैरह को धोने में काम आता है, या ब्लीचिंग के काम में आता है। तो बालों को ब्लीच करना है, हाइड्रोजन पराक्साइड यूज करते हैं। तो क्या मतलब, उड़ जाता है, इतना तेज होता है उसकी ऑक्सीजन उससे निकलने वाली नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। तो वो हमारे अंदर सेल में भी बनता है, वो नुकसान ना करे इसके लिए परऑक्सीसोम्स होते हैं, जो H2O2 को फिर से ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ रचनाएं हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब सेल के अंदर इतना सारा काम हो रहा है, और हमें पता है, कुछ लोगों को हो सकता है उनका रिवाइज हो जाएगा। तो सारा जो वेस्ट है उसका डिस्पोज करने का काम पेरोक्सिसोम और स्पेशली लाइसोसोम मिलके करते हैं। और जो दुश्मन पहुंच गए उनको खा लेते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं लाइसोसोम। और जो सेल के अंदर जो बीमार चीजें हैं, काम की नहीं रह गई, जैसे महिलाएं उनको बाहर फेंक देती है ना पॉलीथीन में, ऐसे ही जो लाइसोसोम होता है अनावश्यक अंग को खा भी लेता है। और कभी कभी ऐसा आप लोग आज सुन रहे होंगे, पूरी सेल को भी खा लेता है। जब आप उपवास करते हैं तो अनावश्यक चीजों को तो खा ही लेता है, देखा काम की नहीं है या हानिकारक है, तो लाइसोसोम पूरी सेल को खा लेता है, और स्पेशली कैंसर सेल को। तो मतलब कैंसर से निपटने के लिए सेल के अंदर भी व्यवस्था होती है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें होती हैं, जैसे हमारी घर घर का एक आकार है, कमरे का एक फिक्स आकार है, या बॉडी का एक फिक्स आकार है, हमारी बोन्स स्केलेटन बनाती है। वैसे ही सेल का भी स्केलेटन होता है, उसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन, है ना, ढांचा। हमारी जो सेल के अंदर, जैसे किचन में महिलाएं अपने डिब्बे डिब्बे में बहुत सारी चीजें रखती हैं,
कभी भी 2-4 महीने का राशन पानी, ऐसे ही विटामिन का स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट, वाटर का स्टोरेज इस सेल की वैक्यूल्स में होता है, खाली जगह होती है। सेल डिवीजन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सेंट्रियोल्स होती है, और एक अपरेटस गॉल्जी बॉडी होता है जिसको शिपिंग के काम में आता है। क्या मतलब? सामान यहाँ से वहां, कुरियर सर्विस। प्लांट सेल थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ा सा, बाकी से यही होता है। उनमें क्या होता है, आजकल छतों पे लगाते हैं सोलर पैनल, तो एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब सनलाइट को ट्रैप करने के लिए प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसके अलावा एक और वाल होती है जिसको सेल वाल बोलते हैं। तो ये बेसिक हमने सेल के बारे में जाना, और ये भी जाना कि कितना सारा काम चल रहा है। न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी है सेल के अंदर उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। और पूरे सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एक एक शब्द के लिए, एक एक खोज के लिए कई कई नोबेल प्राइज लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज थी कि भैया सेल के अंदर इतना कुछ होता है। ये पिछले 100-150 सालों में ही सब पता चला है, पहले पहले पता भी नहीं था। इवन सेल से हम बने हैं ये भी पता नहीं था। तो फिर हमारे अंदर सेंटर में आप देख रहे हैं ना, गोल में लाल लाल, इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो लगातार जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आरएनए डीएनए मिल करके मैसेज देते हैं, और राइबोसोम पे तो तरह तरह की प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिस तरह की जरूरत होती है। तो ये काम बढ़िया से चलता रहता है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि काम तो बढ़िया से चलता रहता है, लेकिन कुछ जहां भी काम होगा, हर शहर में, हर घर में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो नुकसानदायक है। और जो चीजें नुकसानदायक हैं वो जब बनती हैं तो वो पूरे शहर के लिए, घर के लिए, और यूं कहें तो पूरे सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकती हैं या होती हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीजें जो होती हैं उनको आज की डेट में हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स या हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। जो भी सेल ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी ऑर्गन है, मतलब एलिमेंट है, और उस ऑक्सीजन से हमारा कंबस्टन होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैरी होकर हर सेल में जाती है, हर सेल में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का कंबस्टन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन उसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कुछ चीजें ऐसी बनती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो जब मेडिसिन लिवर पर और सभी सेल्स पर, चूंकि फॉरेन बॉडी है, वो फिर रिएक्शन करती है। कुछ हद तक बॉडी उनसे निपट लेती है, अदरवाइज उससे भी रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन सेल के अंदर पड़ना शुरू होता है, और सेल सिक होने लगती है। तो सेल को सेफ रखने के लिए क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा हम उन पर बात करेंगे। सेल को सेफ रखने के लिए जो चीजें होती हैं, आपने सुना होगा ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। तो सबसे हार्मफुल जो स्पीसीज होती है उसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है, एक एंजाइम है जो हमारे सेल के अंदर ही होता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड थोड़ा कम हानिकारक है, लेकिन हानिकारक वो भी है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमारी सेल्स में एबंडेंट पाया जाता है, और लिवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैटलेज, कैटलेज हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। और वाटर सेफ है, फिर ऑक्सीजन भी सेफ। तो ये चीजें लगातार सेल के अंदर हो रही, लेकिन अगर मान लीजिए ये कैटलेज कम हो जाए, या ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज कम हो जाए। ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करता है, वाटर और ऑक्सीजन। तो ये सेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था है। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो साइटोप्लाज्म है इसमें, ताकि हमारी सेल सेफ रहे। तो थोड़ा सा हम जानेंगे और कौन कौन से एंजाइम्स हैं, और कौन ये एंजाइम है, और इनका जो मेन रोल है एंटीऑक्सीडेंट का है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाहर से भी आ रहे हैं, सेल के अंदर भी बन रहे हैं।
सेल के अंदर ज्यादा बन रहे हैं, स्ट्रेस कंडीशंस में और ज्यादा बनते हैं, और बाहर से भी आ रहे हैं। लेकिन हम, कुछ लोग कहते हैं ना, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसीलिए नहीं पड़ता कि सेल में ऑलरेडी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था जब गड़बड़ हो जाती है तब बड़ी बड़ी तकलीफें होती हैं। और फिर जिस वजह से गड़बड़, ग्लूटाथाइन पर ऑक्सीडेजेस, ग्लूटाथाइन रिडक्टेजेस, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेजेस, ये होते हैं। इसके अलावा जो बचाने वाली चीजें हैं, विटामिन ई या टोकोफेरॉल, ये एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एक्स्ट्रा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन देने की। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं और खुद शांत रहते हैं। जिसके पास ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो, तो टोकोफेरॉल में, जैसे कभी आप देखें ध्यान से, आपके ओमेगा 3 में टोकोफेरॉल है, ताकि ओमेगा 3 का ऑक्सीडेशन ना हो। ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल बनाते हैं। उसी तरह से जिंक है, उसी तरह से और भी मिनरल्स हैं जो स्टेबल बनाते हैं ऑक्सीजन की हाईली रिएक्टिव स्पीसीज को। तो जो फैट सॉल्युबल्स विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या टोकोफेरॉल और के, इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को स्टेबल करें। तो जहां जहां भी फैट कंटेंट है, ये जाकर के हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, बाहर से भी अंदर से भी डैमेज होने के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन जो डैमेज हो जाती है, और उसका रिपेयर करने का भी हमारे सेल में सिस्टम होता है। ये जितने हमने एंजाइम्स का नाम लिया, प्लस वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे विटामिन सी, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं, ये सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। विटामिन सी का सबसे बड़ा फायदा है कि सेल के बाहर भी, सेल के अंदर भी, यानी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर जहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनको स्टेबल करने में रोल निभाती है। तो जब हमारे शरीर में ये एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट होने पर हमारी सेल स्टेबल रहती है। लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, हमें एंटीऑक्सीडेंट कहां से पाएं? तो ऐसा पहले था कि लगभग लगभग अगर हम फ्रेश वेजिटेबल्स जो वर्जिन लैंड्स पर उगाई गई हैं, यानी सही जमीन पर उगाई गई हैं, जिसमें बहुत ऑर्गेनिक चीजें पड़ी हैं और केमिकल नहीं पड़ा है, तो 5 से 7 या 5 से 9 बार अगर लिखा है इन सब्जियों और फलों को, तो लगभग लगभग सभी एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी सेल्स को मिल जाते हैं। 5 से 7 बार ताजे फल और सब्जियां जो नेचुरल ढंग से उगाए गए हैं, अगर इनको लिया जाए तो हमारे सेल के जो ऑर्गेनिज हैं, याद रखें पौधे भी सेल से बने हैं, सभी पौधे सेल से बने हैं। बस बेसिक डिफरेंस हमने बताया सेल वॉल का है, और उनके अंदर सोलर पैनल लगा है, क्लोरोप्लास्ट है। एक और अंतर छोड़ करके लगभग लगभग सभी चीजें हैं। तो जब हम प्लांट ओरिजिन की चीजें लेते हैं, खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो हमारी सेल्स को जो भी चाहिए होता है मिल जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है, अभी मैं आपको भी स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। मेरा घर भी गाँव में है, तो अभी कुछ दिनों पहले मैं गाँव गया था। वहाँ पर कुछ घास उगी हुई थी, तो मैंने हमारी देखभाल, हमारे केयर करने वाले से कहा कि भैया ऐसा है कि घास उगी, इसको साफ करवा देते हैं, कुछ उनको बुलाओ। तो उस बंदे ने कहा कि अरे इतना खर्चा आएगा फालतू, हम एक दवाई लाते हैं, डाल देंगे, वो सही हो जाएगा। तो वो दवा, वो बंदा डाला, हफ्ते 10 दिन में पूरी घास इतनी घनी थी, वो जैसे सब जल गई। और मतलब अंदर से किसी ने जैसे जला दिया हो, सूख गई सब की सब। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि मैं जानता था कि बहुत सारे ऐसे प्लांट टॉक्सिन्स या प्लांट पॉइजन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली मैंने इस तरह से देखा, तो मुझे बहुत मतलब आश्चर्य हुआ। मैंने स्टडी किया। आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हम आप जो खा रहे हैं, फल और सब्जियां इसलिए खा रहे हैं कि हमारी सेल्स, हमारी बॉडी हेल्दी रहे। लेकिन क्या हो रहा है? तो हमने जब स्टडी किया तो पाया कि जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और बहुत तरह की साइडल केमिकल्स किसान अनजाने में उत्साहजनक ढंग से डाल रहे हैं, उसका आंकड़ा था कि अगर मैं घास साफ कराऊंगा तो कई हजार लगेंगे, और इसमें 100-150 रुपए में सब घास खत्म। और उसने वही किया। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, नहीं तो आप खुद स्टडी करिएगा। मेरा 71 नाम से आप सर्च करिएगा क्या है। तो ये
बहुत तरह के होते हैं। ये कैसे मारता है पौधे को, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। ये अमीनो एसिड फेलाइल एलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान को बनने से रोक देता है, और इसकी डिफिशियंसी से पौधे मर जाते हैं। ये टायरोसिन ट्रिप्टोफान फेनाइल एलानिन हमारे आपके लिए भी जरूरी है, और ये पौधे के लिए भी जरूरी है, और हम पौधे से लेते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो आप देख रहे होंगे। ये प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड हम पौधे से लेते हैं, और पौधों में ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं जिससे ये अमीनो एसिड उसके मर जा रहे हैं। कुछ सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ अमीनो एसिड को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ पौधे की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो केमिकल्स डाल करके, मतलब बिना उसको डाले कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। मैं आज ही काला वाला अंगूर लेके आया। एक अंगूर को ध्यान से मैंने देखा, उस पर कई परत एंटी फंगल छिड़का हुआ था। एंटी फंगल क्या है? फंगस क्या है? एक पौधा है। फंगस में भी जैसे जो आप खरीद के लाते हैं आजकल, क्या होता है? मशरूम। मशरूम भी एक फंगस है। तो एंटी फंगल हर फल पे बहुत ज्यादा, खासकर काले अंगूर में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि फंगस लग देंगे तो वो हम कितना भी साफ करें, वो हमारे शरीर में जा रहा है। यानी शरीर की सुरक्षा के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, शरीर की सुरक्षा के लिए जो हम प्लांट से लेते हैं, उन प्लांट्स में अब ऐसे केमिकल मिलाए गए हैं कि हमारी सेल खतरे में। और हमारा जो टॉपिक है सेल की हेल्थ, सेलुलर हेल्थ, तो सेलुलर हेल्थ की तो व्यवस्था सेल में ऑलरेडी ऊपर वाले ने दी है। लेकिन आज के इस युग में हमारी जो हमारा खान पान है, हमारे हर सब्जी पे, हर फल पे कुछ ऐसा छिड़काव हुआ है जो हमारी सेल के लिए हानिकारक है। हम जिस घर में रह रहे हैं, हम अगल बगल के घरों में भी सेल को हानि करने वाला ऑल आउट या कोई कॉयल, मच्छर भगाने के लिए, मच्छर भी सेल से बना है, वो भाग जाता है या मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो उसकी जान के लिए खतरा है। आजकल आप खटमल नहीं देखेंगे। क्यों? खटमल ने मतलब उसका खून चूसा, और खून चूस के खुद मर गया, क्योंकि खटमल आ, इस तरह से डिजाइन हुआ था कि वो आदमी को ही चूसेगा, और उसे पता नहीं था कि आदमी जो खाएगा उसमें इतना जहर होगा क्या, कि हम जो आदमी का खून पियेंगे और खटमल मर गए। मुझे अच्छी तरह आज है, सुल्तानपुर फैजाबाद में मैं रेलवे स्टेशन में बैठता था तो इतना तेजी से काटते थे कि मैं समझता था हुआ क्या। तो देखने में लगता था कि इतने छोटे छोटे खटमल भरे पड़े हैं। लोग अपनी चारपाइयों को नदी में या छोटे छोटे तालाबों में डाल देते थे कि उसमें मछलियां खा जाएं खटमलों को। लेकिन आज खटमल नहीं दिखते, बिकॉज यही इंसेक्टिसाइड हमारे शरीर में इतना ज्यादा हो गया है कि खटमल खत्म। वो तो भला वो मच्छरों का, मच्छर नहीं खत्म हुए। क्यों? मच्छर पौधों को भी चूस लेते हैं, नेचुरल नेचुरल पौधों को चूस लेते हैं, तो उनको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। लेकिन खटमल को बेचारे को एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिले, खटमल खत्म। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, खटमल और मच्छर से हम सीख सकते हैं कि खटमल ने सिर्फ इंसान का खून चूसा, और उसमें इतना जहर मिला हुआ था कि मर गया। लेकिन मच्छर ने नेचुरल आसपास के जो पौधे हैं उनका भी खून चूसा, मतलब एंटीऑक्सीडेंट ले लिया नेचुरल वाले से। सड़क के किनारे की जो घास है उसमें केमिकल नहीं पड़ा है, और जो आसपास जो घास फूस है वो बचा हुआ है, तो वो उसको जो चूस रहा है मच्छर, तो बचा हुआ है। तो मच्छर इतना इंटेलिजेंट है कि भैया अगर इंसान को चूसोगे तो खत्म हो जाओगे, लेकिन खत्म होने से बचना है तो थोड़ा सा पौधे को भी चूस लो। तो जो जो मच्छर चूसता है, ध्यान से देखिए, घास, तो अगर हम घास खा सकते हैं नेचुरल ढंग से तो ओके। नहीं खा सकते, अगर नहीं खा सकते तो नेचुरल जमीन पर, नेचुरल ढंग से, बिना उनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड किए, अगर कोई पौधा उगा करके उसका कुछ अवेलेबल है, जैसे कि अवेलेबल है, मैं खाता हूँ, ये मैं खाता हूँ, इसमें हमारी जरूरत के, जैसा मैंने बताया, जिंक, हमारी जरूरत का मैग्नीज, हमारी जरूरत का कैल्शियम, हमारी जरूरत का मैग्नीशियम, हमारी जरूरत का एवरी मिनरल, एवरी विटामिन अवेलेबल, और ये पौधों से उगाया गया। हमने कहा ना, गाजर तो मैं भी पहले भी खाता था, लेकिन वो गाजर जिसमें कीड़े ना लगे हो। लौकी ननुआ तरोई तो मैं पहले भी खाता था, लेकिन वो लौकी जिसमें कीड़े लगे हों। अब
वो मूली जिसमें कीड़े खा रहे हो नहीं मिलेगा। अब आप ध्यान से देखें, गाजर, लौकी, नेनुआ, तरोई, इसी तरह की जितनी भी सब्जियां हैं जिसमें कीड़ा लगा हो, आपको नहीं मिलेगा। और जिसमें कीड़ा नहीं लगा है, कीड़ा नहीं खा रहा है, इसका मतलब उसमें इतना जहर मिला है कि कीड़ा भी नहीं खा रहा है। तो हम इंटेलिजेंट हैं अगर, तो हमें तो मजबूरी ये खाना पड़ेगा। तो हम जब खाएंगे तो हमारी सेल्स का क्या हाल होगा आप जाने। इसलिए लोग तरह तरह की, पंजाब के कुछ इलाके जहाँ पे बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज होता है, बताते हैं, मैंने देखा था एक वीडियो, ट्रेन से किसान जो है जाते हैं इलाज कराने कैंसर हॉस्पिटल में, और ट्रेन भर जाती है। क्यों? वो केमिकल्स की वजह से सेल डैमेज हो रहा है, डीएनए डैमेज हो रहा है, जो सेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था है, एंटीऑक्सीडेंट व्यवस्था डैमेज हो गई है। तो अब विकल्प क्या है? विकल्प है जितना अच्छा हो सके धोएं, जितना नेचुरल ढंग से उगाया हुआ मिल सके तो लें, और नहीं मिल रहा है तो ये न्यूट्रालाइट ऐसी चीज है जो नेचुरल ढंग से बिना केमिकल मिलाए पौधों को तैयार करती है। जितने फल और सब्जियां हैं उनसे कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल बनाती है। और जो जरूरी मिनरल्स हैं कहाँ से लेके, वाल्केनो एस, वाल्केनो एस क्या होता है? ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, उस राख में बहुत सारे मिनरल होते हैं। मिनरल का मतलब ही होता है माइन, माइन मतलब होता है खान, खान से जो निकले वो खनिज, खान में जिसका जन्म हुआ वो खनिज है। वो खनिज लगभग 11 तरह के खनिज डाल करके इसमें अवेलेबल है। मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूं कि जो एंटीऑक्सीडेंट हम सभी के शरीर की बहुत सख्त जरूरत है, और जिनको हमारे शरीर में मतलब मिल नहीं पा रहा है, मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कर दें ताकि लोगों को आसानी हो समझ पाने में। तो ये स्थिति है कि एक पूरी प्रजाति खत्म होने के कगार पे है, जिसका मैंने नाम लिया खटमल। दूसरी है केचुआ। सभी स्वस्थ जमीन में केचुआ होना चाहिए। केचुआ मतलब अर्थवार्म। और आज केचुआ खेतों में नहीं है, जहां खेती नहीं होती वहां तो है अभी भी। एक प्रजाति आप देख रहे होंगे, गिद्ध। गिद्ध खत्म होने के कगार पे क्यों है? वही इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सो मेनी केमिकल्स। उन केमिकल्स को जानवरों ने खाया, जानवरों को गिद्धों ने खाया, और गिद्ध के सिस्टम फेल, किडनी फेल, लिवर टॉक्सिक हो गया, खत्म। तो गिद्ध खत्म हो रहे हैं, केचुए खत्म हो रहे हैं, खटमल खत्म हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ केमिकल्स। अब उपाय क्या है? ये आपके सामने एक उपाय है, जी जानना कि हमारे अंदर जो कैटलेजेस हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज हैं, ग्लाइकोग्लूटाथियोन्स हैं, है ना? ये सबने सबका नाम ले लिया है पहले ही। अब दूसरा हम नाम ले रहे हैं जो नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे जिंक है, कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीन है, ल्यूटीन है, जियाजेंथिन है, आपको पता है सब कहाँ मिलता है, पॉलीफेनॉल्स है ना? कोएंजाइम Q10 है, गार्लिक में जो चीजें पाई जाती हैं, एलियम्स हैं, विटामिन C8, ये सब चीजों की जरूरत है। और सोर्सेस क्या होने चाहिए? जो नेचुरल हो। और नेचुरल जो सोर्सेस अभी तक थे, हमने बता दिया कि उनकी स्थिति क्या है। उनकी स्थिति ये है कि उत्साहित होकर के लोग इतना केमिकल डाल रहे हैं कि, तो कोशिश करें कि अपने को, अपने सेल को हार्मफुल केमिकल से भी बचाएं। और सेलुलर हेल्थ के लिए सभी जो सेलुलर ऑर्गेनील्स हैं, जैसा हमने नाम लिया, फिर से दोहरा दूं, हमारा सेल मेम्ब्रेन, हमारी गोल्जी बॉडी, हमारा सेंट्रियोल, हमारा साइटोप्लाज्म, हमारा साइटोस्केलेटन, हमारी वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब स्मूथ हो या रफ हो, लाइसोसोम्स, एवरीथिंग, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम, सबको सुरक्षित रखने के लिए ये चीजें यूज करें जो नेचुरल ढंग से उगाएगी। तो जो मैं लेता हूं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये पौधों से बनाया हुआ न्यूट्रालाइट डेली मल्टीविटामिन लेता हूँ। मैं पौधों से ही बनाया हुआ कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेता हूँ। मैं पौधों से ही बनाया हुआ ल्यूटीन लेता हूँ, मल्टी कैरोटीन लेता हूँ। इसके अलावा मैं वो भी खाता हूँ। मेरे पास चूंकि सौभाग्य से खेत हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नेचुरल चीजें भी उगाऊं। अभी मैं गया था गाजीपुर, तो मैं फल दिखाना चाहता था लेकिन शायद दूर रखा हुआ है, दिखाऊंगा अभी।
हमारी टीम में एक लीडर हैं विजय जी और उर्मिला जी, गाजीपुर में। उन्होंने हमें बेल दिया अपने ही पेड़ का, बहुत ही स्वादिष्ट था। और एक पेठा जिससे बनता है, कहीं झुआ बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं भुजऊ कोड़ा, उसकी मिथौरी भी बनती है या बरी बनती है। तो उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अगर नेचुरल ढंग से उगाया गया है, और उसको लोग शायद बहुत वैल्यू नहीं देते। तो वो आप, मैंने आज उसको यूज किया, तो आप भी कर सकते हैं अगर आपके आगे पीछे जगह है तो। क्या बोलते हैं उर्मिला जी, आप बता सकती हैं? झुआ झाऊ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ सफेद वाला उसे कद्दू बोलते हैं। तो जो भी फल और सब्जियां नेचुरल ढंग से उग सकती हैं अगर आपके आगे पीछे गमले में, तो बेटर है। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैडम ले आई। ये मैडम ले आई है, ये आप लोग देख लीजिए, ये नेचुरल ढंग से उगाया गया है, उर्मिला जी ने हमें गिफ्ट किया था। और मैंने आज इसका लिया, मतलब दो दिया था उन्होंने, तो काफी अच्छा है। और पहले मैं जब नहीं जानता था, मैं आपको बताऊं, मैं इतना होता था कि मैं बांटता था। एक बार तो एक पूरी वैन भर के मैंने सुल्तानपुर से आजमगढ़ भेज दिया, और आजमगढ़ में भी रखे रखे लोगों ने डिस्पोज कर दिया। तो थैंक यू उर्मिला जी। मैं कहना हाँ, क्या चाह रहा हूँ, प्रणाम हाँ क्या सर। बोलते हैं आपके यहाँ? सर भतुआ बोलते हैं हम लोग। भतुआ। तो ये नेचुरल ढंग से उगाया हुआ अगर आपके मीठा पास है वाला तो सब्जी। अच्छी बात है। नेचुरल ढंग से बेल उगाया है, अच्छी बात है। नेचुरल ढंग से पुदीना उगाया है, धनिया उगाया है, अच्छी बात है। लेकिन कितना उगा लेंगे, 5 से 7 बार 9 बार, शायद वही करते रह जाएंगे। तो मैं जहां भी नेचुरल मिलता है मैं लेता हूँ, उसको भी लेना है। लेकिन जो नेचुरल ढंग से ऑलरेडी इजीली अवेलेबल है वो भी मैं लेता हूँ। और मैंने आपको बताया, ये बिलबेरी विद ल्यूटिन जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपकी हर सेल इंक्लूडिंग रेटिना तक को इंप्रूव कर। आज की डेट में रेटिना के अलग डॉक्टर हो गए, मतलब जो गवर्नमेंट का कंसेशनल रेट है एक इंजेक्शन का 16,000, है ना मैडम? कह रही भाई दिखाइए, तो हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये मल्टी कैरोटीन है, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन आज की डेट में उसको ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन मतलब सेल का ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को निकाल दीजिए फिर भी सेल नहीं मरती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को खराब कर दीजिए तो सेल मर जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए, और सेल मेम्ब्रेन यानी सेल के अंदर जो डीएनए है उसको सुरक्षित रखने के लिए, आज की डेट में सभी बीमारियां इन्फ्लामेटरी हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ओमेगा 3। आजकल बच्चों में एक कॉमन बीमारी हो रही है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। बच्चा अपने में खोया रहता है। उसमें भी देखा गया है कि सेल का जो डिफेंस सिस्टम है उन पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, यूएस में हो रहा है, क्योंकि यूएस में बहुत बच्चे ऑटिस्टिक मतलब डायग्नोस हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि जो प्रोटेक्टिव या एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं कम है उनके कंपैरिजन में। जिनको ये बीमारी नहीं है उनके बच्चों के शरीर में कैटालिसिस कम है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेसिस कम है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज कम है। अब जैसे ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज कम है तो वो बिना सेलेनियम के काम नहीं करता है, तो पता चला सेलेनियम भी कम है। तो बेहतर है अच्छे से धो करके नेचुरल साग सब्जियां दें। लेकिन ये मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये इस टॉपिक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है। इसलिए न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए अलग से CFB, मैं शुरू में सोचता था इसी क्या जरूरत है बच्चों को, लेकिन बच्चों को और जरूरत है क्योंकि बच्चे तो वही आलू चिप्स खाना चाहते हैं। तो कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल बच्चों के लिए और जरूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते, जो ध्यान नहीं दे पाते, जो हाइपर एक्टिव हैं। क्यों? जो आप देख रहे हैं सामने, ये ये बच्चों को चाहिए। पॉलीफेनॉल्स, जो जितनी भी कलरफुल सब्जियां हैं, कलरफुल फल हैं, ये चाहिए। जैसे मैं काला अंगूर पसंद करता हूँ, गिफ्ट देना भी गिफ्ट लेना भी, क्योंकि उसमें ज्यादा पॉलीफेनॉल्स होते हैं। जितनी भी डार्क कलरफुल कुछ भी खाने का, जैसे जामुन का सीजन आ रहा है, गुड। जैसे मलबेरी होता है, सहतूत होता है, कलरफुल सहतूत होता है। तो अच्छे से धो के, किसे धो के, धोने का हमारे पास क्या है, वेजीवास से, वेजीवास से धो करके जरूर खाएं। और अपना ये सेल का एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम अच्छा रखने के लिए एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मन को शांत रखने के लिए
2 मिनट ही सही डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो फ्री रेडिकल्स जो हमारे सेल में बन रहे हैं उनकी संख्या कम होती है। हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है वो एक्शन में बेहतर काम करता है, बेहतर एक्शन कर पाता है। तो ये हमें लगता है आपने ले लिया होगा, सबको पता है। एलियम, एलाइल सल्फाइड, इंडोल्स, ये सब हमारे गार्लिक में होते हैं। अलग से भी हमें गार्लिक और ऑनियन लेना चाहिए। विटामिन ए, सी, ई, के सब आपको पता है। हमारे जो मल्टीविटामिन है उसमें है, जिंक भी है, मल्टी कैरोटीन, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, ये सब आपको पता है किसमें है। थोड़ी मात्रा में, कहते हैं ना 7 से ऊपर गया तो ज्यादा हो गया, लेकिन 7 से नीचे है, 6 तक है, 2 से 6 के बीच में यूरिक एसिड भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है सेल के अंदर। तो शॉर्ट में हमने बात की, लेकिन जो हमारा नेचुरल सिस्टम है एंजाइम का, उसके लिए भी सो मेनी डिफरेंट, जैसे 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 कैटालेज है ना, कैटालेज में भी हीम होता है। हीम जैसे हीमोग्लोबिन में होता है ना, तो कैटालेज में भी हीम होता है। और पोरफायरिन है हीम, क्या, आयरन कॉन्टेनिंग। तो हमारे पास नेचुरल ढंग से पौधों से बना हुआ चेरी आयरन। तो चेरी आयरन हमारे अंदर हीमोग्लोबिन तो बनाते ही है, हमारे अंदर के एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को भी ऑप्टिमम पे रखता है। तो आज आई थिंक अभी के लिए इतना ही। अब आप के मन में कोई और जानकारी, सुझाव, फीडबैक है, यू आर वेलकम। थैंक यू संजय जी एंड रिंदी मैम। बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त सेशन हुआ एकदम। लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हम लोग तो कहीं खो गए थे इस सेशन में। बहुत ही बढ़िया जानकारी मिली और काफी कुछ हम लोगों को सीखने को मिला कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कहाँ से खाना चाहिए। और ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्स में कोई भी दिक्कत आती है तो बाकी चीजें तो चलिए आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सेल्स में कोई दिक्कत आती है तो वो बहुत ही जानलेवा भी होती है और उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम भी होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इन चीजों को समझें और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट रखें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्टेड रखें। तो अभी आप लोग अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो टाइम कम है, आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, और कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो एक अच्छा मौका है, आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप लोग डिजिटली हैंड रेज करके मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। शबाना जी ने हैंड रेज किया है, शबाना जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड जो है 3-4 सालों से उन्हें खांसी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर का कहना है कि आपको जो ये खांसी है ठीक है दिमाग से, जैसे कि काफी वाइ ये उनको इन्फेक्शन होता है पोल्यूशन से, है ना। तो हम लोगों ने काफी इलाज कराया, उन्होंने लखनऊ के बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो वक्ती तौर पे ठीक हो जाता था। और अभी जब उन्होंने कुछ सप्लीमेंट लिया, वसाखा और तुलसी, तो उससे भी उन्हें काफी हद तक आराम हुआ। लेकिन इधर 1 हफ्ते से उनकी खांसी बहुत ज्यादा फिर से बढ़ गई है। तो सप्लीमेंट में हम और क्या ऐड कर सकते हैं उनके लिए, या हम क्या तो ऐसा करें कि थोड़ा बार सा बार। खांसी को समझना होगा। खांसी एक रिफ्लेक्स है, जी जैसे हमको कोई पिन चुभाए तो हमारा हाथ वहां से हट जाए। तो खांसी एक रिफ्लेक्स है जो बॉडी में उस ऑर्गन को लगता है कि कुछ फंसा है, उसको निकालना है, कुछ कुछ अनवांटेड जा रहा है या कुछ निकल नहीं रहा है। तो खांस करके उसको या तो रोकना है जो बाहर से आ रहा है, या जो है उसको निकालना है। तो खांसी समस्या नहीं है। जो समस्या है वो खांसी उसका सिर्फ इशारा है कि भैया कुछ गड़बड़ है, ठीक करो। तो या तो उनके सांस के रास्ते में कुछ फंसा हुआ है, या सांस के अंदर सूजन है रास्ते में, या कुछ बाहर से ऐसा आ रहा है जिसके प्रति उनको एलर्जी है, जो भी रीजन है। लेकिन जो आप ले रही हो उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाना हो। वो एंटीऑक्सीडेंट आप जिनके भी साथ हैं, अगर संजीव जी के साथ हैं तो संजीव जी, रिंकी मैडम, उन्हें पता है, वो लें। वसाका, तुलसी, इकनेशिया सुबह शाम लेती रहे। इसके अलावा पीडीओ और विटामिन सी भी ऐड करें। एक बात मैं फिर बताऊंगा, सेलुलर न्यूट्रिशन में सारे न्यूट्रिशन आप लेते हैं, अच्छा है, लेकिन इंटेस्टीन, आंतें भी क्लीन नहीं है। ज्यादातर लोगों की स्वस्थ पाचन क्रिया नहीं है, तो वो पचेगा ही नहीं। आप दे रहे हैं न्यूट्रिशन ठीक से। जैसे जितनी भी खाने की चीजें बाजार में मिल रही, खासकर जैसे मैं केक का अगर नाम लूं,
तो केक जो है, मैं जानता था पहले से कि ये बहुत हार्मफुल है, कि बहुत सारे उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स मिलाए जाते हैं। क्योंकि दूध जो चीज है, अगर आप गाय या भैंस से निकला, तो अगर उसको बॉयल ना करें तो कितनी देर तक सुरक्षित रह सकता है? घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद वो फट जाता है। क्यों? दूध में बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। तो या तो उसे हम बॉयल करते रहें, या उसमें हम केमिकल डालें। तो केक बन रहा है किससे? बहुत सारे केमिकल डाल के, अब बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाल के। वो जब हम खाएंगे तो हमारे सिस्टम में जाएगा और हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह से हमारे सांसों में बहुत सारा पॉल्यूशन है। तो वो है, जहां तक हो सके रोकना है, लेकिन सब कुछ तो संभव नहीं रोक पाना। तो ये चीजें लेना जो अभी मैंने बताया 100% कारगर होगा, ना केवल उस बीमारी में। देखिए, हम जब खाते हैं तो हर सेल में वो चीज जाती है। तो जिस जगह पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, उस जगह पर प्रकट हो जाती है बीमारी। प्रॉब्लम पूरे शरीर में होती है, लेकिन उस जगह विशेष पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, तो वहां पर हमें डिस्प्ले होता है कि भैया खांसी आ रही है, इसका मतलब फेफड़े में दिक्कत। केवल फेफड़े में नहीं है, समस्या तो पूरी बॉडी में है, लेकिन प्रकट वहां हो रही है। तो ये चीजें यूज करेंगे। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि गहरी नींद लेना है। और गहरी नींद तब आती है जब हम खाना रात का जल्दी खा लें। रात का जल्दी खाना अगर हमने नहीं खाया है, 6-7 बजे तक नहीं खाया, तो देर से जितना खाएंगे वो खाना पचेगा नहीं। खाना जब पचेगा नहीं, तो गहरी नींद भी नहीं आएगी, गैस बनेगी, करवट बदलेंगे। तो गहरी नींद नहीं आएगी तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, यानी क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, हीलिंग नहीं हो पाएगी, रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो पूरी लाइफस्टाइल को सही करना है न्यूट्रिशन के साथ साथ। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, अगर पॉल्यूशन से एलर्जी है तो जो हमारा एयर प्यूरिफायर है कार का और घर वाला, वो कुछ हेल्प कर सकता है क्या? हाँ, डेफिनेटली। ज्यादा समय आदमी घरों में बिताते हैं, और अगर हम एयर प्यूरिफायर लगाते हैं तो बहुत सारे एलर्जेंस वो कैप्चर करता है, उससे फायदा हो। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अजय यादव जी ने हैंड रेज किया। अजय जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल के बारे में बात हो रहा था। तो सर, ये जो आजकल बहुत सारी बीमारियां बन गई हैं, अक्सर देखने को मिल रहा है कि जिस शरीर पे वाइट कलर का, जैसे क्या उसको चरक भी बोल सकते हैं, तो वो किस वजह से ऐसा हो रहा है? और क्या ऐसा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स लिया जाए कि उसको रोका जा सके या कंट्रोल किया जा सके सर? वेरी गुड क्वेश्चन। चरक, या उसको बोलते हैं विटिलाइगो, सफेद दाग। तो सफेद दाग वास्तव में दाग नहीं है। हमारे सबके शरीर में एक कलर होता है स्किन में, उसको बोलते हैं मेलानिन। वो हमारे ने मतलब प्रकृति ने बनाया है, छाते का सनस्क्रीन है। तो ताकि हार्मफुल जो सनलाइट है, वही चीज जो फायदेमंद है, उसी से विटामिन डी एक्टिवेट होता है स्किन का, और वही सन रेज रेडिएशन का काज करती हैं, कैंसर पैदा कर सकती हैं। तो चेक एंड बैलेंस व्यवस्था है, जैसे राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, तो वैसे ही। तो मेलानिन बनती है, तो रेडिएशन सनलाइट का जो होता है उससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है मेलानिन। तो मेलानिन नहीं बन पा रहा है। मेलानिन नहीं बन पा रहा है, क्यों? क्योंकि मेलानिन बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं है, एक रीजन है। दूसरा रीजन हो सकता है मेलानोसाइट उसके अगेंस्ट काम कर रही है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना ज्यादा है सेल का कि मेलानिन बना ना पाए। तो इनसे रीजन हो सकते हैं, या कोई एक रीजन हो सकता है। मैंने पर्सनली एंटीऑक्सीडेंट से लोगों में इंप्रूवमेंट देखा। तो एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या ले सकते हैं, एक बार अगर आप बता दें तो लोगों को। अच्छा रहे, इसके लिए AVH लेना चाहिए, मिल्क थिसिल लेना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, और वो एज ए रूल बना ही रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने के लिए रात का खाना अच्छी तरह से चबा के 6-7 बजे तक कर ले। फायदा, नुकसान कोई नहीं। बिल्कुल। तो बहुत तो विटामिन मिनरल्स के लिए अगर आप न्यू हैं तो न्यूट्राइट डेली ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। AVH हमारा मिल्क थिसल, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फिरदौस जी ने हैंड रेज किया है। फिरदौस जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते सर।
वो मेरी बेटी नमस्ते। 18 साल की है, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, दवाएं भी चल रही है, पर ये बीच बीच में बहुत थक जाती हैं, फीवर आ जाता है, सर में दर्द होने लगती है और वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर ने 6 मंथ का कोर्स भी बताया है, तो इसमें क्या हम घर के लिए क्या इनको के लिए यूज करें, क्या ना यूज करें, इसके लिए हमें कुछ बताइए। बिल्कुल। अभी बात कर रहे थे हम लोग कि सेल के अंदर एक व्यवस्था होती है जिससे बाहर के दुश्मन बैक्टीरिया को हमारा जो पराक्सीसोम है या लाइसोसोम है वो फाइगोसाइटोसिस कर लेता है। कैटालिसिस होते हैं जो इन सबको मार के खा जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया भी स्मार्ट हो, बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि इस सिस्टम को बाईपास कर जाते हैं और हमारे सेल में ग्रो करने लगते हैं। तो उसके लिए एंटी माइक्रोबियल्स ऑलरेडी सुबह खाली पेट खा रही होगी बिटिया, लेकिन का भी साइड इफेक्ट, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का भी इफेक्ट, तो फीवर आ जाना स्वाभाविक। को एटीटी चल रहा है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी को नेचुरल बी जरूर लेना चाहिए 3 बार। नंबर 1। नंबर 2, अगर उम्र 12 से ऊपर है तो पीडीओ कम से कम 2 बार लें। उनका वजन भी अच्छा हो जाएगा, उनकी भूख प्यास भी अच्छी हो जाएगी और साइड इफेक्ट से भी काफी हद तक बच। थैंक यू पूछने के लिए। नेक्स्ट डॉक्टर पूनम जी ने हैंड रेज किया है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, अभी मुझे 1 महीना पहले दो मलाइनेंट रीनल सेल कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ था। हालांकि वो ऑपरेट करके रिमूव हो गया और जी। मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस भी कुछ साल पहले डिटेक्ट हुआ है और जो ऑटोइम्यून डिजीज है। तो मुझे ये जानना है, क्या तो इम्यून किसी तरह के कार्सिनोमा का कॉज बन सकता है? देखिए, कार्सिनोमा के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी भी रोल निभाती है कैंसर सेल को रोकने और नहीं रोक पाने के बाद फिर बढ़ने में। तो पहली जो स्टेज है कैंसर को रोकने में, कैंसर सेल तो हम सभी के अंदर बनती ही रहती है, इम्यून सिस्टम उनसे कॉम्बैट कर लेता है, निपट लेता है। लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम को जब बाईपास कर जाती है तभी कैंसर, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। वो तो कंट्रोल में है जब तक सिस्टम संभाल रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, तब तक तो ओके। नहीं संभाल पाया तभी तो वो हुआ। तो नो डाउट इम्यून सिस्टम का भी रोल है। नेक्स्ट योगेंद्र रोजी जी ने हैंड रेज किया है। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। एक्चुअली मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस पहले शेयर करूंगी, फिर सवाल करूंगी। जैसे मैं कई बार लोग आपसे भी मैंने सवाल किया था कि मुझे थोड़ा सा हीट फ्लशेस हो रहे हैं और मतलब थोड़ा मुझे कॉन्स्टिपेशन और ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं सारी चीजें सप्लीमेंट ले रही थी, फायदा होता था, लेकिन उतना नहीं दिख रहा था मुझे। तो मैंने ऐसे अपनी डाइट में थोड़ा ध्यान दिया, तो मैं जिंजर बहुत लेती थी, टी होती थी चाहे ग्रीन टी होती थी। तो मैंने नोटिस किया, मैंने जिंजर को बंद किया अपनी डाइट में, मैंने लेना बिल्कुल बंद कर दिया। और उसके बाद सिर्फ 1 वीक के बाद ही मैंने नोटिस किया मुझे कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया और जो मुझे हीट फ्लैशेस हो रहे थे, मुझे तुरंत स्वेटिंग हो रही थी और ये सब चीजें फील हो रही थी, वो सारी चीजें मेरी खत्म हो गई। तो मतलब मैं मैसेज सब लोगों को देना चाहती हूँ, कभी कभी होता है कि हमारी मतलब डाइट में ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। ये चीज मैं एक बताना चाहती है। दूसरा, एक मुझे ना काफ्स में, मेरे पैरों में काफ्स में थोड़ा सा ऐठन सी और थोड़ा सा पेन रहता है। जब थकान होती है तो ज्यादा होता है, तो वो किस वजह से, जबकि मैं न्यूट्रिशन नहीं हूँ सारा। काफ सेल्स में जो इस खिंचाव होता है इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण एक एक कारण है मेथाइल कोबालामीन की कमी, कारण है मैग्नीशियम की कमी, एक कारण है कुछ अमीनो एसिड्स की कमी, एक कारण है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छे से ना हो रहा हो। तो कौन सा कारण है आप खुद उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव कर लें। तो अब मैग्नीशियम कितना लेती हैं पर?
मैग्नीशियम जो हम अपना मल्टीविटामिन डेली ले वो है, और बाकी तो पता नहीं। तो कैल्शियम अपना कैल्शियम ले रहे हैं। तो कैल्शियम लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये चीजें आप देख लो। केवल एक एक होता है ना कि कहीं पर गड्ढा है तो गड्ढा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गड्ढा होने के कई कारण हो सकते हैं। तो कौन सा कारण है आप उसको पता करके जो बातें मैंने की उसका निवारण कर ले, कोई ऐसी चीज बात नहीं। न्यूट्रिशन, अच्छा, जो भी आपने बोला जिंजर, तो जिंजर की अधिक मात्रा या काली मिर्च की अधिक मात्रा या मिर्चे की अधिक मात्रा पेशाब में जलन भी कर सकता है, हॉट फ्लैशेस भी कर सकता है, गले में भी जलन पैदा कर सकता है। तो इसको कम करना चाहिए, नहीं तो गर्मियों में तो बहुत कम करना चाहिए, ना लें तो और अच्छा। अब आप जान लें कि एक एक पेपर होता है रेड चिली में, वो सियाचिन में सैनिकों के लिए यूज किया जाता है कि वो अगर एक मिर्चा यूज किया गया और 10 लोगों ने खाया है तो 10 दिन तक बॉडी हॉट रहेगी। वो आसाम का जो चिली है इतना गर्म, तो आप समझ लें कि खाने पीने की चीजों में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें आप कम ज्यादा होने पर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही बताया। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। और कुछ लोग लौकी में केमिकल पड़ा हुआ छोटा छोटा आजकल जूस पी रहे हैं जो बाजार में बिक रही है और बीमार हो जा रहे हैं। तो उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है। आज छोटी सी थी, कल उसको बेच दिया आपने, परसों उसका जूस पी लिया रामदेव जी का वीडियो देख के और पता चला अगले दिन अस्पताल चले गए, इतना जहर था उसमें, प्रॉब्लम हो गई। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि जो लौकी खासकर स्पेशली जो मिल रही है, जब बहुत बल्क में हो जाए, जब इंजेक्शन महंगा लगने लगे, जब 5 रुपए में 5 किलो मिलने लगे, तब समझिए कि सही है। जो महंगी सब्जी है वो अलग ढंग से केमिकल उगाई गई है, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। नेक्स्ट 99911 हैंड रेस किया है आपने। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। बहुत बड़ा मैं नमस्ते। मोनी बोल रही हूँ। जी सर, मुझे आपसे एक बात पूछना था। जैसे मेरे गले में ना बहुत दिक्कत होता है, कम से क्या बोले, कफ की तरह जमा हुआ रहता है। और हाँ, खास करके जब मीठा खाती हूँ ना सर, तो बहुत ज्यादा ही मतलब कफ आने लगती है। बहुत परेशान हूँ मैं इससे। मीठा खाने से? जी, मीठा खाने से बहुत ज्यादा ही कफ आने शुरू हो जाती है। तो मीठा जी मत सर। क्यों खा रही हैं? जैसे चाय या फिर कुछ मीठा खाने का दिल करता है सर। डॉक्टर साहब, तो क्या मैं नहीं ले सकती हूँ मीठा? देखिए, दिल मेरा भी करता है, तो मैं जो है ये खा लेता हूँ। ये आप देख पा रही हैं? जी, क्या है ये? नहीं दिख रही है। ये है मीठा। अच्छा अच्छा। आपको नहीं दिख रहा है ना? पीला पीला कलर का है ना सर? हाँ जी। पीला कलर का है, बताइए क्या है? ये मैं तो सर लेता हूँ लव हमको योर ऐसा बोन्स। सप्लीमेंट इसका नाम बताइए कि मेरा गला साफ। इसका नाम है लव योर बोन्स। ये मीठा खा के मैं पानी पी लेता हूँ। अब जैसे ये पानी है और इसमें से मैं निकालता हूँ, लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूँ और मिठाई भी नहीं खाता। ये अच्छा लिया, ये देखा, इसमें ऐसे तोड़ा, और ये देखिए बहुत प्यारा सा है, इसमें जी। चौसा है, मैंने खा लिया, पानी पी लिया, मीठा भी हो गया, और इससे मेरी हड्डी भी मजबूत, स्वाद भी मिल गया, बहुत सारा विटामिन भी मिल गया। और सर जब मैं बात करती हूँ तो एकदम ऐसे करना पड़ता है, ऐसा लगता है ना? हाँ, गला फंसता है, लगता है ना कि गला को काट गया, ऐसा लगता है। तो एक तो मीठा से बचना है, दूसरा आप वसा का यूज करिए 1 महीना कम से कम, सुबह शाम, आपको फायदा होगा वसा का, ठीक है? तो चलिए, बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हर हफ्ते हम लोग और अपडेट होते जा रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं। इतनी सारी जानकारी हम लोग को मिल रही है, और ये हम लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जो चीजें सीखी वो हम लोगों ने इतने सालों में नहीं सीखी हैं। हाँ, प्रणाम सर, आप सभी लोगों को प्रणाम। जी प्रणाम। लखनऊ में एक लोग है मेरे रिलेटिव, उनको पाइल्स था, एक बार ऑपरेशन करा लिए फिर भी नहीं ठीक हुआ, दोबारा फिर हुआ, क्या कहा तो उन्होंने फिर, मैं ऐसे एक्सपीरियंस शेयर की थी कि हम लोगों को कितना फायदा हुआ है हेल्थ में। तो फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम एक बार सप्लीमेंट्स लेकर देखते हैं, और 1 हफ्ते भी नहीं हुआ, और उन्होंने खुद फीडबैक दिया कि मुझे बहुत रिलीफ है, पेट भी मेरा ठीक हो गया और प्रॉब्लम भी।
और उसमें मैंने सिस्टल, एवीएच, फाइबर और नेचुरल भी बताया था, और इतने से उनको 1 हफ्ते में रिलीव हुआ। कहाँ वो डॉक्टर से ऑपरेशन करा चुके थे, दोबारा भी कराने की कंडीशन थी। तो अमेजिंग रिजल्ट है इसका। अब बस एक फेथ करने की जरूरत है, जिन्होंने किया उनकी लाइफ सुधर गई। खासकर मेरे फैमिली में तो हेल्थ इशू खत्म हो, इसलिए थैंक यू डॉक्टर सर बाई हार्ट। आपसे बेहतर कोई जीवनदान नहीं दे सकता। बाकी तो बस लेते हैं और उसके साथ एक डिजीज खत्म होता है, दूसरा होने लगता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री हैं, प्योर ऑर्गेनिक हैं, इसलिए हमारे हेल्थ को सूट भी करता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत बढ़िया। धनंजय पांडे जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू संजय सर और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद। मैं 2010 से 14 तक बेड रेस्ट की स्थिति में हाइफेशन में हड्डी कम हो गई थी और इस सप्लीमेंट की वजह से मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। जब एम्स पीजीआई के डॉक्टर्स ने बोला था कि जो हड्डी कम हो गई है वो सही नहीं हो सकती। एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि पेड़ पर जो नंबर लिखा जाता है सड़क के किनारे, पेड़ अपने आप को ठीक कर लेता है। तो ये ह्यूमन बॉडी जो है इस ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन सिस्टम है, इसको जो चाहिए वो मिलेगा तो ये अपने आप को हील कर देगा। और ये बात मुझे बहुत लॉजिकल लगा। और सर बताए हुए ग्लूटामाइन, कैल्शियम, ऑल प्लांट प्रोटीन, डेली, ये सारे सप्लीमेंट लेकर के मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरे वजह से कम दसों लोग स्वस्थ हैं। मेरी माता जी कोविड से बची, शायद ये सप्लीमेंट नहीं होते तो वो नहीं बच पाती। तो थैंक यू डॉक्टर, नमस्कार। बहुत बढ़िया। और कोई अगर शेयर करना चाहे, प्रीति जी हैं। गुड इवनिंग को। गुड इवनिंग। मैं शम्स आजमगढ़ से, और मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। हम लोग डॉक्टर एल के सर और मधुमिता मैम से हमेशा सीखते रहते हैं और इतनी इजी वे में बताते हैं। बिजनेस जो एक्चुअल केयर के बारे में बताते हैं, हमने अपने अप्लायंस से जाना और सच में हम लोग बहुत ही मेरे हस्बैंड को लीवर की में प्रॉब्लम थी, वो कहाँ चली गई, मुझे प्रॉब्लम बहुत सी थी, पता ही नहीं चला। तो हम लोग बहुत बहुत गॉड का थैंक्स कहते हैं। और एक्चुअल विभा गोयल जी ने हैंड रेज किया है। विभा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा सेशन हर ट्यूसडे को हम लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है और इससे बहुत सारे फायदे भी हम लोग। तो अगर सेल्स की, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो और खांसी की भी बात बता रहे थे, तो आफ्टर कोविड मेरे को कुछ महीने बाद बहुत सारी खांसी, मतलब मैं 2 महीना बहुत परेशान थी। सप्लीमेंट्स मैं भी खा रही थी, लेकिन जब मैंने सीबी कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्योंकि हमारी डाइट, जैसे अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, बहुत कलरफुल सब्जियों नहीं होते हमारी डाइट का हिस्सा है। हम जनरली चावल दाल रोटी सब्जी खा लेते हैं, 2 रंग की सब्जी बन गई, उसी से बस जो हो गया, बस भात दौड़ रहता है, ये लगता है बस खा लो खत्म। लेकिन सीएफबी सिर्फ कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, इनिशियल में मैं खाती थी, लेकिन सिर्फ एकमात्र प्रोडक्ट सीएफबी जब ऐड किया तो उससे मुझे इतना फायदा मिला बॉडी से, बहुत अच्छा। आज तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग और फूड डाइट्स पे भी काम कर रही हूँ, खुद के वेट मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो सारे फायदे। लेकिन सीएफबी के फायदे मुझे बहुत सारे मिले, और चूंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी वगैरह तो मैं पहले भी खाती थी, लेकिन थोड़ा विटामिन सी की डोज, तुलसी की डोज ये बढ़ाया मैंने और सीएफबी ऐड किया, तो इससे मुझे बहुत सारे फायदे मिले। और इस प्रोग्राम से तो हम लोग को इतने सारे फायदे मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और फिर अगर किसी ने क्वेरी किया भी हमसे, तो हम उसको बताने से अच्छा है कि डॉक्टर साहब की जो यूट्यूब की लिंक होती है उसको शेयर कर देते हैं। एक हम बताते, फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आंसर होते हैं, उससे आंसर मिलते हैं, तो लोगों का एक डाउट भी क्लियर होता है। यहाँ पर इतनी संख्या में भी लोग होते हैं, उससे भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिलती है। तो हम लोग यही करते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम, आर्थराइटिस, हेल्थ, शुगर, इस तरह की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, थायराइड्स वगैरह, ये सब बहुत बेनिफिट। तो आने वाली चैलेंजेस लोगों को है इस समय बीमारी में, ये सब हमको ये क्लास मिलाता है, बचाता भी है, और हम लोगों को हेल्दी रखने में हेल्प भी कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। और सीएफबी से तो हम लोगों ने भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी। तो सीएफबी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। तो सीएफबी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और बहुत लोगों को फायदा। लास्ट में एक लोग पीयूष जी ने भी हैंडल किया, पीयूष जी का भी व्यू ले लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर सर। नमस्ते। नमस्ते सभी को। दोस्तों, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। अभी कुछ रोज पहले जो है, एक हमारे जानने वाले हैं, उनको मस्से होते, छोटे छोटे ही होते थे, तो उन्होंने जो है मेरे से पूछा कि क्या कोई सप्लीमेंट इस तरह का है। तो मैंने ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे उनको 3 चीजें बोली। हमने कहा वो ज्यादा तो नहीं लेंगे, इसलिए 3 चीजें बोली, इसमें विटामिन डी, ओमेगा 3 और मिल्क सिस्टम है।
और ये थोड़ा अमेजिंग रिजल्ट आया कि 3 महीने उन्होंने यूज किया इसको लांटियूब, तो उनके जो मस्से ज्यादा होते थे वो कम हो गए और छोटे छोटे जो थे वो जो बहुत छोटे थे वो गायब हो गए। और अगर लेते रहेंगे तो सब झड़ जाएंगे। सेम जो है अभी हमको एक और कस्टमर मिली, अच्छा तो ये मिली, तो उनको जो है फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सेम जो है फॉर्मूला उनके लिए भी मतलब रिकमेंड किया। तो मैंने यहाँ पे उनको जो है विटामिन डी, ओमेगा 3, मिल्क क्रिस्टल, नेचुरल बी, विटामिन सी और CFP, इतने चीजें जो है उन्हें बताई है। और उन्होंने जो है 2 महीने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया है तो उनके फाइब्रॉइड्स कम हो गए, मतलब ना के बराबर। जो फाइब्रोसिस थी जो है वो बहुत ही जैसे कह रहे थे कि वो उनके आम भाषा में कहते हमारी तो गल गई पूरी, ऐसे लग रही है। एग्जैक्टली हाँ, तो मुझे ये इसमें लग रहा है जैसे कि जो मिल्क क्रिस्टल है वो इन चीजों में भी काम कर रही है। जैसे लिवर है ना, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, हमने बताया ना कि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है सबसे ज्यादा लिवर में होते हैं, तभी वो टॉक्सिन से निपट पाता है। तो जब आप अपने लिवर को इंप्रूव कर लेते हैं मिल्क सेल देके, तो बॉडी को पूरा समझे एक तरह से आप डिटॉक्सिफाई करने में सहयोग करते हैं। जी जी, स्किन डिसीजेस में भी फायदा पहुंचाते हैं। शबाना जी ने भी हैंड रेज किया। शबाना जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। सर मैं अपना एक्सपीरियंस अभी तो च्यवनप्राश पे शेयर करूंगी कि जो कि बहुत अच्छा है, और जब भी मुझे मीठा खाने का मन करता है तो मैं च्यवनप्राश खाती हूँ। और दूसरा ये कि अभी मेरी बेटी को नज़ला हो रहा है, सर्दी जुकाम, तो मैंने उसे भी दिया। और चूंकि अभी हम लोगों का रमजान चल रहा है तो रोजा खोलने के बाद ना बहुत आज वीकनेस फील हो रही थी, तो मैंने देखा कि च्यवनप्राश रखा है सामने, एक स्पून निकाल के खा लिया, तो उससे मैंने अपने आप में मतलब बहुत गुड फील किया अपने आप को, और मैं एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनको अभी मौसम के हिसाब से जैसे वायरल हो रहा है सर्दी खांसी, तो वो सुबह शाम च्यवनप्राश जरूर खाएं। एक और सुझाव आप अपने लोगों को दीजिए कि जो लोग भी रोजा में हैं और सबको कमजोरी महसूस हो रही होगी, तो च्यवनप्राश उनको भी सजेस्ट करिए। जी सर, बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप सभी लोगों को गुड नाइट।